लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका में बढ़ती भूख की समस्या और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमजोर होती स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी है। लेखक ने मासाचुसेट्स के ईस्ट हैम्पटन शहर की एक फूड पेंट्री की कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे हजारों लोग, जिनमें से अधिकतर अमेरिकी नागरिक हैं, अब हफ्ते में 2 बार मुफ्त भोजन के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं। इस मानवीय संकट के बीच केंद्र में है रॉबिन बियालेकी, एक बुजुर्ग महिला जो सालों से भूखों को खाना बांटने का काम कर रही हैं और आज पहले से कहीं ज्यादा दबाव में है। लेख की चिंता का केंद्र है कि अमेरिका की नई घरेलू नीति, जो खाद्य सहायता योजना SNAP में भारी कटौती करती है और सामाजिक सुरक्षा के अन्य हिस्सों में भी लगभग 1.2 ट्रिलियन की कटौती तय करती है। ये कानून न सिर्फ SNAP लाभार्थियों को सीधे नुकसान पहुंचाता है, बल्कि राज्यों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, जिससे कई राज्य इस योजना को पूरी तरह से बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। लेख बताता है कि अमेरिका के हर इलाके में गरीबी और भूख फैली हुई है और ये सिर्फ आलसी या नालायक लोगों की समस्या नहीं है। यहाँ कामकाजी लोग भी इतनी कम कमाई कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे। इसके बावजूद सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर बनाने के नाम पर उन्हें खत्म कर रही है, जबकि टैक्स कटौती और प्रवासियों पर सख्ती जैसे दूसरे खर्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेख सिर्फ भूख की समस्या नहीं उठाता, बल्कि उस नैतिक प्रश्न को सामने लाता है कि एक अमीर देश की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और ये कैसे संभव है कि एक सुसंस्कृत समाज भूखे लोगों से मुंह मोड़ ले। लेख के अंत में एक बाइबल संदर्भ के जरिए बताया गया है कि अगर समाज सबसे जरूरतमंदों की अनदेखी करता है तो उसका मूल्य न केवल वर्तमान में बल्कि नैतिक इतिहास में भी चुकाना पड़ता है। संक्षेप में ये लेख एक ऐसे अमेरिका की तस्वीर पेश करता है जहां करोड़ों लोग खाद्य सुरक्षा की बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं और राज्य उनकी मदद करने के बजाय अपनी नीतियों से उन्हें और ज्यादा संकट में धकेल रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक नीति पर नहीं, बल्कि सामाजिक करुणा और नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल है। द गार्जियन का संपादकीय ब्रिटेन में बढ़ती प्राइवेट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की प्रवृत्ति पर चिंता जताता है और न्याय प्रणाली में उभरती असमानता की ओर इशारा करता है। लेख की मूल चिंता यह है कि न्याय तक पहुंच अब धीरे धीरे आम लोगों का अधिकार नहीं, बल्कि अमीरों की पहुंच बनती जा रही है। पहले ये निजी मुकदमे तब दायर होते थे जब सरकार या राज्य तंत्र विफल हो जाता था, जैसे स्टीफन लॉरेंस हत्या मामले में उनके माता पिता ने किया। लेकिन अब ये व्यवस्था बड़े कॉरपोरेट और संस्थानों के हाथों में एक कठोर औजार बन गई है, जहाँ छोटी छोटी गलतियों पर आम लोगों को सजा दी जाती है। मसलन एक महिला को टिकट में मामूली गलती पर आपराधिक रिकॉर्ड दे दिया गया। लेख ये दिखाता है कि सरकारी सिस्टम में कटौती और पुलिस प्रोसिक्यूशन तंत्र की कमजोरी ने इन निजी अभियोजनों को बढ़ावा दिया है। कुछ कंपनियां अपने खर्चे सरकार से वसूल लेती हैं, जबकि आम नागरिकों को न्याय की कोई गारंटी नहीं मिलती, विशेषकर धोखाधड़ी जैसे मामलों में, जहां पुलिस शायद ही कभी कार्रवाई करती है। इससे दो स्तर की न्याय व्यवस्था बन रही है, एक अमीरों के लिए जो पैसा खर्च कर इंसाफ खरीद सकते हैं, और दूसरी आम लोगों के लिए जिनके लिए न्याय एक बंद दरवाजा है। लेख ये कहता है कि राज्य सरकार सिर्फ नियमों और कोड ऑफ कंडक्ट से समाधान नहीं निकाल सकती। असल जरूरत है कि राज्य खुद अपनी न्याय प्रणाली को मजबूत करे और सभी नागरिकों को बराबरी से न्याय दिलाने के लिए संसाधन सुनिश्चित करे, वरना न्याय व्यवस्था एक गेटेड कम्युनिटी बनकर रह जाएगी, जिसमें घुसने का टिकट सिर्फ उन्हीं के पास होगा जिनके पास पैसा है। मुख्य संदेश ये है, न्याय सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए। अगर राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो निजी अभियोजन व्यवस्था और भी असमान और खतरनाक हो जाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख एक फिलिस्तीनी शरणार्थी रावन अलक्तारी की पीड़ा के जरिए उस मानवीय संकट को सामने लाता है जो युद्धग्रस्त गजा में फंसे परिवारों और यूरोप में बसे उनके रिश्तेदारों को झेलना पड़ रहा है। बेल्जियम ने रावन के पति और बच्चों को वीजा तो दे दिया, लेकिन वे अब तक गजा से बाहर नहीं निकल पाए हैं और इन वीजाओं की वैधता भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। रावन की तकलीफ अकेली नहीं है। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो बेल्जियम या अन्य यूरोपीय देशों में शरण पाए हुए हैं,
लेकिन उनके परिवार गजा में बमबारी और भुखमरी के बीच फंसे हुए हैं। लेख दिखाता है कि बेल्जियम सरकार एक और कहती है कि वो मदद कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रक्रिया इतनी धीमी और उलझी हुई है कि लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। इजराइल, बेल्जियम और मिस्र सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हैं और बीच में फंसे रहते हैं मासूम लोग। इस रिपोर्ट के जरिए अल जजीरा एक सवाल उठाता है कि क्या यूरोपीय देशों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की इतनी कमी हो गई है कि वो जरूरतमंद लोगों को बचाने के लिए मानवीय रास्ते तक नहीं खोल सकते। लेख सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं दिखाता, ये उस अमानवीय ठंडेपन की आलोचना है जो आज की वैश्विक राजनीति में शरणार्थियों के लिए उभर रहा है। डॉन में प्रकाशित लेख पाकिस्तान में मानव विकास के गहरे संकट को उजागर करता है, जिसे सरकार और सार्वजनिक बहस में लगभग नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, लैंगिक असमानता जैसे मूलभूत सामाजिक मुद्दों पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी नीतियों और बजट में इनकी कोई प्राथमिकता नहीं दिखती। लेख इस बात पर जोर देता है कि देश की आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब लोगों में निवेश किया जाए, यानी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर खर्च किया जाए। लेकिन आज स्थिति ये है कि शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 0.8% और स्वास्थ्य पर 0.9% खर्च किया जा रहा है, जो पूरे क्षेत्र में सबसे कम है। लेख बताता है कि पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से आधी लड़कियां हैं, और ये देश के भविष्य के लिए बेहद गंभीर खतरा है। युवाओं की विशाल आबादी, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, अगर शिक्षा और रोजगार से वंचित रही तो वही आबादी देश की अस्थिरता का कारण बन सकती है। साथ ही लेख ये भी दर्शाता है कि बच्चों में कुपोषण और शारीरिक विकास रुक जाना जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर हैं, जो गरीबी और सरकारी उपेक्षा का नतीजा है। लेख ये भी रेखांकित करता है कि लैंगिक असमानता और महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी देश के विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। जनसंख्या विस्फोट और उस पर नियंत्रण की अनदेखी भी स्थिति को और बिगाड़ रही है। कुल मिलाकर ये लेख एक चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने मानव पूंजी को प्राथमिकता नहीं दी तो उसका आर्थिक और सामाजिक भविष्य गहरे संकट में फंसा रहेगा। लेख का उद्देश्य है सरकार को झकझोरना, ताकि वो दिखावटी घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस और दीर्घकालिक नीति कदम उठाए। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय भारत सरकार के उस हालिया फैसले पर गहरी चिंता जताता है, जिसमें कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को रोकने वाली जरूरी तकनीक से छूट दे दी गई है। लेख इस बात को उजागर करता है कि कैसे ये निर्णय 2015 के अपने ही पर्यावरणीय मानदंडों का सीधा उल्लंघन है और वैज्ञानिक चेतावनियों को नजरअंदाज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गंभीर वायु प्रदूषक है, जो सांस और हृदय रोगों के साथ साथ वायुमंडलीय प्रदूषण में भी योगदान देता है। लेकिन सरकार के तर्क हैं कि भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम है और सल्फेट्स ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, इसलिए इस तकनीक की जरूरत नहीं। संपादकीय इस तर्क को वैज्ञानिक रूप से भ्रामक और नीतिगत रूप से खतरनाक मानता है। वो सवाल उठाता है कि क्या भारत में अलग अलग इलाकों के लिए प्रदूषण के अलग अलग मानक हो सकते हैं? क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे को इस तरह टालना उचित है? लेख का मूल उद्देश्य ये बताना है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे गंभीर फैसले किसी आंतरिक समिति या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि पारदर्शी सार्वजनिक बहस और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर लिए जाने चाहिए। वरना ये नीति वैज्ञानिक समझ और जन स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करेगी। अमर उजाला में प्रकाशित लेख राधिका यादव की दर्दनाक मौत के बहाने समाज की गहराई में जमी पितृसत्ता और बेटियों की स्वतंत्रता को लेकर फैली मानसिक बेड़ियों पर तीखा सवाल उठाता है। लेख इस बात को सामने लाता है कि भले ही बेटियों को आज पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने करियर बनाने की आजादी दी जा रही हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी पहचान बनाकर उड़ान भरने लगती हैं, समाज और कभी कभी उनका अपना परिवार भी उन्हें अपनी इज्जत और मर्यादा के नाम पर रोकने लगता है। राधिका के मामले में एक ऐसी होनहार टेनिस खिलाड़ी जिसकी मेहनत और सफलता पर पिता ने कभी खुद भी निवेश किया, उसी पिता ने अंततः सामाजिक तानों और अपनी झूठी मर्दानगी के दबाव में उसकी जान ले ली। लेकिन सवाल उठाता है कि क्या एक बेटी की सफलता पिता के लिए शर्म का कारण बननी चाहिए? ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि बेटियों को सिर्फ पालने पोसने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तब उनके साथ खड़ा रहना असली समर्थन होता है।
लेख इस बात पर जोर देता है कि जब तक समाज बेटियों को बराबरी के हकदार, स्वतंत्र व्यक्तित्व और संभावनाओं के केंद्र के रूप में नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। राधिका की कहानी एक कड़वा सच है। सपने देखने की आजादी अभी भी बेटियों के लिए एक जोखिम बनी हुई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.